वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। अब बच्चों के हवाले से बात करेंगे दूसरे सेगमेंट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो बच्चों के हवाले से हमें सुनने को मिल रहे हैं। बच्चों के अंदर वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन मोटापे की बात जहाँ तक बच्चों के हवाले से हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि मोटापे से कोई भी बचा है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसकी बेसिक वजूहात क्या है, बच्चों के साथ इतने मसाइल क्यों हैं, वायरल इन्फेक्शंस का क्यों इतना ज़्यादा जो है वो जोर होता चला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम सर, हमारे शो के लिए आपको हम वेलकम कहते हैं। मुस्कुराती सुबह में सब खैर खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? आपकी तबीयत नासाज है? जी मेरी तबीयत नासाज है, बिल्कुल। आपको फ्लू हो गया तो आज आपने कहा कि आज ये नहीं 2 महीने 3 महीने 4 महीने से हो रहा है फ्लू, मतलब कंटिन्यू है ये, इसीलिए आपने कहा कि आज ये टॉपिक उठा लो। जी जी जी, आज ये टॉपिक उठा लो, बच्चों के साथ साथ हमारा भी फायदा हो जाएगा। ऑफ कोर्स फायदा होना भी चाहिए, बिल्कुल। लवली टॉपिक ये है कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि क्यों। एक होता है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में यही है कि बेसिकली एलर्जीज हमारे इर्द गिर्द इतनी हो चुकी हैं कि हम उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अब एक तो एटमॉस्फेयर हमारा, दूसरा एटमॉस्फेयर के साथ जो है हमारे डाइट हैबिट्स, स्लीप हैबिट्स, प्लस साथ में हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो स्केड्यूल्स हैं। जैसे कि अगर आपकी मिसाल लें तो आप कितना वॉक और कितना एक्सरसाइज करती हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, कोशिश तो मैं करती हूँ जब भी मेरे पास टाइम हो तो मैं जिम ज़रूर जाऊँ। 365 दिन में से 5 दिन? नहीं 5 तो नहीं, ज़्यादा। चले 60 दिन लगा लें। हाँ चलें, ये कर लें। तो दैट इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल ना, मतलब हफ्ते में 3 दिन इट शुड बी अ प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए। देखिए हेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल में कहते हैं ना कि एक तो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खाना है, हेल्दी फूड जो हम नहीं खाते। आप नाश्ता करके आई हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लोग नाश्ता करे बगैर निकल जाते हैं, फिर लोग पानी कम पीते हैं, फिर लोग धूप नहीं लेते हैं, सोते सही नहीं हैं। अगर आपकी टाइमिंग स्केड्यूल प्रॉपर तरीके से आपका हो कि 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, चलें 10, 12 बजे, 11 बजे तो नहीं सो सकता, लेकिन 12 बजे अगर एक्जैक्टली अगर सो जाएं, फजर की नमाज में उठें, फिर वही एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल, फिर नाश्ते का प्रोटोकॉल और प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करें तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। जैसे पुराने ज़मानों में, आजकल आपने कहा कि आजकल, पास्ट की बात नहीं, फ्यूचर, ये वाला प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर बात करें तो ये एलर्जीज़ बढ़ी हैं। ठीक है। और बढ़ने की बहुत सारी इस तरह की वजूहत हैं, ये जो मैंने आपको बताई सारी चीज़ें, प्लस साथ में हमारा एटमॉस्फेयर। अब आप वॉक की बात करेंगी या मैं कहूँगा पार्क चले जाएं, तो हमारे यहाँ तो कोई पार्क का सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल। और लास्ट टाइम भी हमने एक पार्क का जिक्र किया था कि पार्क में लोग अगर प्रॉपर तरीके से एक मोहल्लेदारी में ही सारा पार्क बना लें, प्रॉपर तरीके से आपके स्क्रीन्स पे देखें, बहुत अच्छा खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर आया हुआ। यहाँ कैसा लगता है जैसे दिल गार्डन हो गया, बिल्कुल बाग हो गया। तो बड़ा अच्छा खूबसूरत। कभी कभी देखें, आप जब ग्रीन को देखते हैं ना, वैसे ही आप हेल्दी खुद महसूस करते हैं कि आप अंदर एक खूबसूरती आ जाती है आपको। प्लस रात में लोगों ने ये जैसे आबशार का कॉन्सेप्ट है, ब्लू वाटर का कॉन्सेप्ट है, ये क्यों है? दैट मेक्स यू फील रिलैक्स्ड। अब ये रिलैक्सेशन से ही सारी चीज़ें जो है ना आपकी सेटल रहती हैं। एलर्जीज़ क्या, मैं कहता हूँ पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है आपका। अब हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम ना कोई बनाना चाहता है ना उसकी एजुकेशन है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो ये जो एलर्जीज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हमारी इम्यूनिटी वीक है, इस वजह से होती है? मैंने आपको कहा ना कि यही सारी चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, इम्यूनिटी तो वीक इसीलिए ना कि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है हमारा। बिल्कुल। हमारी सोना अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर रोड है, केमिकल्स ऊपर है। हम समंदर पे जाते हैं तो गंदा वाला पानी उसमें जा रहा है, ऑयल उसी में जा रहा है, मतलब हम कहाँ से हाइजीन मेंटेन करें? बिल्कुल। अब हम अगर दुनिया में अगर बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो पानी है। हमारे लिए पानी ही प्रॉपर मैसर नहीं है, इन्फेक्टेड वाटर ही हम पी रहे होते हैं। आप देखें ना, इन्फेक्टेड वाटर से डायरिया, ख़तरनाक किस्म का डायरिया जो है वो बच्चों को फैल रहा होता है। और मैंने ये 5 ईयर्स में कुछ ज़्यादा देखा है। अब मुझे नहीं पता कि दूसरे ममालिक में, दूसरे शहरों में, कराची के अलावा
क्या है, मगर कराची में तो मैंने हाइजीन कहीं नहीं देखी है, क्योंकि पानी हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है पानी का। बोरिंग का पानी है तो वो गंदा है, जो टैंकर्स आ रहे हैं वो गंदे हैं, लाइन का पानी तो शादिर व नादिर ही किसी के घर में आता है, तो अगर जिसके घर पे आ रहा है उसको शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जब वो भी आ रहा है तो गंदा पानी ही आ रहा होता है। बिल्कुल। और आरओ के जो ये प्लांट्स हैं और इसका जो हम जो कैन का पानी पीते हैं, इसमें भी बहुत से जो है वो अजीब व गरीब मसाइल हैं। हमने एक दफ़ा डिस्कस भी किया था। वो एक बहुत बड़ा एक अलग फैक्टर है। बिल्कुल। तो देखें वो आरओ पानी जो फिल्टर कर रहे हैं उसकी चेक एंड बैलेंस तो है नहीं कि वो अपना फिल्ट्रेशन प्लांट में फ़िल्टर को कितना वॉश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो जो इनके जो वैक्यूम्स होते हैं वो कितने अरसे में चेंज कर रहे हैं। अब वो सिस्टम तो यहाँ तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इसको मैनेज भी करता होगा या इसकी कोई चेक एंड बैलेंस होगा किसी डिपार्टमेंट से। अगर डिपार्टमेंट से होगा तब भी आपको पता है कि क्या हालात होंगे। तो एक वो बड़ा मसला है। तो और दूसरा फिर आप देखें ना, अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इधर खा लिया उधर खा लिया, अनहाइजीन कंडीशन। अब डायरिया, जैसे अब एक आपको मैं बात बताऊं, ये एलर्जीज़, डायरियाज़, नमूनियाज़, ये कैसे फैलता है? अब आजकल आप देखें मक्खियाँ बहुत ज़्यादा दुनिया में, आपने देखा है कहीं इतनी मक्खियाँ होती हैं? इतनी हमारे, मुझे तो अपने शहर में ही दिखती हैं सिर्फ। और हमारे यहाँ जो है ना लोग अजीब अजीब बातें करते हैं कि वो जो है वो हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उनकी दिवाली आएगी या फिर उनकी होली आएगी, उसके बाद मक्खियाँ चली जाएंगी। अब वो समझ से बाहर है कि भाई अब जब तक इंतजार करें, और मक्खियाँ भी माशाल्लाह इतनी ढीठ है डॉक्टर साहब कि आप स्प्रे भी कर दें, आप कॉइल्स लगा दें, आप मैट्स लगा दें, कुछ भी कर लें, वो नहीं जाती। मक्खियाँ और मच्छर आजकल के ज़माने में हमारे शायद मुल्क में या शहर में तो बिल्कुल ऐसी हैं जो भी 2 नंबर हो गई हैं। बिल्कुल, उनको पता है कि कैसे साइड से निकल जाना है, तो उस साइड से निकल जाती हैं। आप वो लगाए ना, मेरे हॉस्पिटल में ब्लू रेडियम लाइट लगी हुई हैं जो मच्छर को और मच्छर, हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जाती भी है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। और दूसरा, अगर आप अब नए वाले जो कॉइल्स हैं, जो मॉस्किटो कॉइल्स ले लें, ऑफ कोर्स मैं उसको हमेशा अवॉइड करवाता हूँ क्योंकि उससे अस्थमा बहुत होता है। क्योंकि मैं अस्थमा कंसल्टेंट हूँ तो मुझे इस चीज़ों से अवॉइड करना होता है। लेकिन मैं आपको वैसी बात बता रहा हूँ कि अगर कहीं लगा दें तो मच्छर उसके इर्द गिर्द घूम रहा होगा, मच्छर मरेगा नहीं। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है इम्यूनिटी वीक हो जाती है। फिर एक और चीज़ कहकशां, सबसे ख़तरनाक चीज़ ये हुई है कि हम सेल्फ मेडिकेशन पे पहुँचे बहुत ज़्यादा। बचपन से अगर हमने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली हुई होती हैं। अब मैं तो कितने दफ़ा मेरे पेपर्स आ रहे होते हैं, बच्चा बहुत रिपीटेडली बीमार हो रहा है, मेरे पास क्रॉनिक इलनेसेस के पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखती हैं वो यही दिखती हैं कि रिपीटेडली एंटीबायोटिक्स इतनी ली हुई होती हैं कि उनको XDR इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ के मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसकी मेन वजह यही है कि इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त ही नहीं है, बच्चे में लड़ने की ताकत ही नहीं, वो हर बार बीमार हो रहा है। अगर आप इसको CBC कराओ तो इज़ोनोफिल्स गिरे हुए हैं, IG लेवल गिरा हुआ है, विटामिन D बिल्कुल नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह 10 की रेंज में चल रहा होता है विटामिन D, हीमोग्लोबिन 8, 9, 10 इस तरह चल रहा होता है। ये सब कुछ हमारी लाइफ स्टाइल से। लाइफस्टाइल जब तक हम दोबारा अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर नहीं लेके आएंगे, जब तक आई डोंट थिंक सो कि हम उस पे आ सकते हैं। मगर मैं हमेशा थैंक्स टू आपको, मेट्रो न्यूज़ को और जो इनकी टीम है उसको थैंक्स कहता हूँ कि आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हैं, लोगों तक ये बात पहुँचाते हैं। बस लोग अगर ये बात सुन लें और समझ लें हमारी बातों को, इतनी आप एफर्ट करती हैं, और एफर्ट करना बहुत बड़ी बात है, सवाल करना, आंसर्स देना और स्क्रीन तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी एक टीम का काम है। वो टीम पूरी आपको दे रही है, पूरी आपको नॉलेज दे रही है, मगर आप उसको बस मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, इन बातों का असर होता है। जब किसी के घर में बच्चा बीमार होता है ना, तो वो दिमाग में तमाम बातें रिकॉल हो जाती हैं कि हाँ ये बात हो रही थी। अच्छा, वायरल इन्फेक्शंस का जब मैंने जिक्र किया तो वायरल इन्फेक्शंस लोग सिर्फ एक वर्ड हो गया है, एक डिजीज हो गई है, लेकिन पता नहीं होता कि वायरल इन्फेक्शंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और ये कितनी मुद्दत के लिए रहता है। अच्छा, वायरल एक तो फ्लू होता है जो नज़ला खांसी होता है, इसी में वायरल नमूनिया भी हो जाता है। इसी तरह वायरल नमूनिया, वायरल फ्लू के साथ वायरल डायरिया भी होता है, जिसको एब्डोमिनल फ्लू कहते हैं। उसमें डायरिया तो हो रहा होता है मगर एज सच बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो थोड़े दिनों में सेटल हो जाता है। तो ये 3 वायरस तो हैं
साथ में कुछ वायरसेस दूसरे हैं, जैसे चिकन पॉक्स वायरस है, मीजल्स वायरस है, मम्स वायरस है, कोविड एक वायरस था, ऐसे ही रोटा वायरस है जो डायरिया कराता है। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे भी वायरसेस हैं जो हमारे, उनकी एज सच एज फार प्रॉपर ट्रीटमेंट्स नहीं है। उसकी सिर्फ प्रोटेक्शन है और साथ में आपकी कंट्रोल ऑफ इम्यूनिटी है, क्योंकि जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी इतना आप जल्दी काबू करेंगे उस वायरस को, क्यों वायरस तो अटैक करेगा। तो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए कि कंट्रोल कैसे करना है। तो कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है कि आपको विटामिन्स बहुत अच्छे लेने चाहिए, रोज़ सुबह प्रॉपर नाश्ता करना चाहिए, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। बिल्कुल। अब लोग क्या करते हैं, आपने तो कहा मैंने नाश्ता करके आई हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि 80% लोग कहते हैं हम नाश्ता नहीं करते। एग्जैक्टली। 95% लोग कहते हैं हम वॉक जिम इससे बिल्कुल ही फारिग हैं, वो जिंदगी फरागत में गुजार रहे हो डॉक्टर ठीक है। साहब। तो अब उनको वॉक और उनका एहसास कब होता है? हाँ। बचपन से होना चाहिए ये एहसास, मगर होता कब है? जब वो किसी क्रॉनिक इलनेस में फंस जाते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का स्टंट लग जाता है, तब उसको एहसास होता है कि यार अब मुझे वॉक करनी चाहिए। अब वॉक करके कोई फायदा नहीं, अब तो आपकी एक चीज डैमेज हो गई है। बिल्कुल, और पानी सर से ऊपर चढ़ेगा। डॉक्टर साहब बात कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते डॉक्टर साहब की जानिब। डॉक्टर साहब, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि विटामिन डी और हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, तो इसका नॉर्मली रेशो पॉइंट्स कितने होने चाहिए? लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता होता। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन है। विटामिन डी नॉर्मली 30 और जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं 50 होना लाजमी है। जो छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं 50 तक टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि 150 तक इसको हम नॉर्मल लेते हैं, 30 से 150 तक। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 50 तक तो एक टारगेट रखना चाहिए, 30 से नीचे इनसफिशिएंसी पे आ जाता है, ठीक है, फिर 20 पे डेफिशिएंसी पे आ जाता है। लोगों का तो 10 और 8 की बात कर रहा हूँ मैं, 4, 10, 8 इस तरह चल रहा होता है। तो ये बड़ा एक इसकी वजह से तो आपकी, अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो विटामिन डी डेफिशिएंसीज और अस्थमा, एलर्जीज, नमोनियाज एंड फ्लू रिपीटेडली होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह अगर विटामिन डी कम है तो हमारे रेटिकुलोसाइट्स बनते नहीं हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल ऊपर नहीं जाता किसी भी सूरत में। तो हमें विटामिन डी को सही रखना है, तब हमारे हीमोग्लोबिन लेवल भी ठीक रहेगा। हीमोग्लोबिन लेवल 10 से लेके 13 तक नॉर्मल होता है। किसी का 10 पे अगर आप सीबीसी का रेशियोज देखो तो 9 से लेकर 13 है, लेकिन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो 11 to 12 इज अ गुड रेशियो, बहुत अच्छा रेशियो होता है कि आप इस पे सेटल रहते हैं। अब जैसे हीमोग्लोबिन कम होगा तो आप थके थके रहेंगे, ऑक्सीजनेशन नहीं मिलेगी। इसी तरह इसके साथ हेमोटोक्रेट है, आरबीसीज हैं, एमसीवीज हैं, ये सारे लेवल कम हो जाएंगे, तो आपकी जो फ्लूइड्स हैं अंदर के वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर टायर्डनेस आ जाएगा। इसी तरह फिर आप रिपीटेडली बीमार भी होंगे, फिर आपको भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन सबसे ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। तो आपको खुद ब खुद देखना है कि इससे कितना ठीक करना है। फिर साथ में उसके साथ ही हीमोग्लोबिन के साथ आपको आयरन लेवल अलग ज़रूर कराना होता है। कई दफ़ा हीमोग्लोबिन लेवल और सारी चीज़ें लेवल नॉर्मल आ रहे होते हैं, मगर आयरन लेवल कम हो जाता है। वो देखना बहुत ज़रूरी कि आयरन कितना है आपकी बॉडी के अंदर। फिर आयरन को प्रॉपर तरीके से, अगर आयरन कम है तो आयरन आपको लेना बहुत ज़रूरी है कि आयरन को आप नॉर्मलाइज करें, खुद ब खुद आपकी चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाती हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है विद इन 20 ईयर्स कि मैंने देखा है कि जितना आप इन लेवल्स को आप सही रखते हैं, आपकी बीमारियां सबसे कम होती हैं। बिल्कुल, आप इन लेवल्स को नोट नहीं करेंगे तो खुद ब खुद आपकी बीमारियां ऊपर जाती रहेंगी, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे जो हैं वो मिट्टी, चूना दीवारों पे से निकाल के खा रहे होते हैं, और फिर मतलब अम्मी अब्बू की जानिब से या किसी भी रिश्तेदार की जानिब से ये आता है कि ये ऐसे ही खा लेता होगा। तो क्या ये अलामात हैं विटामिन डी कम होने के या पेट में पिनवर्म्स होने के? क्यों बच्चा जो है वो ऐसी हरकत करता है? ज़बरदस्त सवाल है। इसको कहते हैं पाइका, PICA, पाइका। ओके। पाइका मतलब होता है कि नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खाना। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा ख़वातीनों में जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है जो ये बर्फ़ चूस रही होती हैं या हर चीज़ चूसने की कोशिश कर रही होती हैं।
इसके साथ बच्चे भी होते हैं कि बच्चों को भी इस तरह की बहुत सारे मसाइल होते हैं, चूना खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, बाल खा रहे हैं, उठा के कुछ भी खा लेते हैं, रबर्स खा लेते हैं, पेंसिल्स की वुड खा लेते हैं। मेरे पास कुछ बच्चे तो ऐसे आते थे और आए भी हैं जो पूरी फर्नीचर खा जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर होता है, मगर बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि वही वाइटामिन्स, सबसे ज़्यादा वाइटामिन्स की कमी की वजह से होता है इसमें, वही आयरन लेवल, विटामिन डी लेवल, जिंक लेवल, मैग्नीशियम लेवल, कैल्शियम लेवल, B12 लेवल, अगर ये सारे कम हो जाएंगे एकदम आपका जो है ये चीज़ें जो है ना आपकी एग्रीवेशन बढ़ जाएगी। ऐसे हमला माएँ जो होती हैं उनको भी यही चीज़ें वाइटामिन्स को प्रॉपर रखना होता है, इससे वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं खुद ब खुद ही। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि समटाइम्स कहते हैं कि कोई वॉर्म्स की वजह से होता है, बट बहुत रेशो कम है इन पाइका की हिस्ट्री में एज सच। ये विटामिन्स के अलावा बहुत कहते हैं ना 10% 5% कहते हैं कि हाँ यार हो सकता है वॉर्म्स हो, तो वॉर्म्स को आप वैसे भी 6 महीने बाद हमेशा, हमारे मुल्क में तो मैंने आपको कहा कितना अनहाइजीन कंडीशन है कि अगर आप वॉर्म्स को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। वॉर्म्स को तो ट्रीट करना चाहिए। दूसरा, मैं हमेशा एक टोटका ज़रूर बताता हूँ कि वॉर्म्स को बेहतरीन तरीके से रोज़ाना ट्रीट करने के लिए, डेली बेसिस पे मारने के लिए, लौंग कलौंजी का पानी जो है आप डेली बेसिस पे पिया करें रात के वक्त, छोटा सा कावा बनाए पूरा घर पिए। मैं आपको कहता हूँ गारंटेड वॉर्म्स आपके घर से ख़त्म हो जाएगा। वाह। तो इट्स अ वेरी गुड टोटका, मतलब बहुत पुराने ज़माने, 100 साल पुराने का टोटका है। इनको किसी भी कोई डीवॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा बच्चे आपके सेहतमंद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, आप हमेशा बताते हैं, मैं चाहूँगी यहाँ पर भी आप इस बात को दोबारा से कोट करें कि वॉर्म सिर्फ एक बच्चे का मसला नहीं है। अगर ये पूरी फैमिली जो है वो उनके गिर्द घूम रहा होता है और फिर प्रॉब्लम्स जो है सबके साथ होती है। लोग ये समझते हैं कि बच्चों को दवाई पिला दी, वॉर्म्स की खिला दी या पिला दी, जो भी रात को सोते हुए पिलाते हैं, उसके बाद जो है वो मसला ख़त्म हो जाएगा। उन्हें ये नहीं पता था कि ये आपके अंदर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड के अंदर भी हो सकता है, और जो घर में हजरात हैं उनके साथ भी हो सकता है। बेसिकली इसको कहते हैं फीकल ओरल रूट। इंसानी फुजला से सारी चीज़ें घूम के नाखूनों में आती हैं, नाखूनों से सारे अंडे आपके कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अब आप हर जगह जा ही तो रहे, मतलब आपके साथ आपका बच्चा अटैच्ड है, तो आप कहीं ना कहीं उसको अपने नाखूनों से कुछ ना कुछ, तो प्रॉपर, एक तो जब हैंड वॉश करें तो प्रॉपर करें, नाखूनों को हमेशा तराश के रखें, बड़े नाखून ना करें। माओ का देखा होगा इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, अंदर क्या क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल। तो हमेशा उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब खाना बनाते हैं तो ग्लव्स पहने, सर में कैप्स पहने, ठीक है। ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे, यानी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं जो कहीं भी इन्हीं जगहों से जाते हैं, क्योंकि आपने सर खुजाया यहाँ चले गए, हाँ। तो यहाँ से आपने फिर खुजाया, फिर ये बाल में से उतर के खाने के अंदर चले गए, खाने में से आपके अंदर पेट में चले गए, तो ये घूमता रहता है। तो पिनवॉर्म्स इसका मेन फैक्टर है। पिनवॉर्म्स, टेप वॉर्म्स इतना फैमिली में नहीं होता जितना सिर्फ एक सिंगल पर्सन में हो सकता है, बट जो पिनवॉर्म्स है वो पूरी फैमिली में हो सकता है। तो डीवॉर्मिंग एवरी 6 months to 1 year डेली बेसिस, यानी मतलब 15 डेज़ के वक्फे से आपने दवाई लेनी है, और एवरी 6 months, 1 साल में एक कोर्स कर लें। लेकिन मैंने जो आपको टोटका बताया लौंग और कलौंजी के पानी का, मैं कहता हूँ उसका एक्सपीरियंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा निस्बतन के हमारी एलोपैथिक ड्रग्स का। वाओ, इट्स अ वेरी गुड मिरेकल ड्रिंक है ये। रात के वक्त आपने जैसे रोज़ाना रात को आप पी लें, जैसे लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था ABC, जो एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जो मिरेकल जूस है, वो आपका आयरन लेवल इतना अच्छा कर देता है, ऑक्सीजनेशन इतनी कर देता है, इतनी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। इसी तरह कावा जो है, ये कलौंजी और लौंग का पानी, आपको पता है कलौंजी और लौंग सुन्नत के तरीक़ों से भी इस्तेमाल की जाती हैं, और इससे हर चीज़ की बीमारी का भी इलाज है। रोज़ अगर आप पी लें तो आपको नुकसान तो होना नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। अब डायबिटीज़ के हवाले से बात कर लें डॉक्टर साहब, बच्चों में डायबिटीज़ का रेशो बढ़ता चला जा रहा है, वजूहात क्या है? क्या हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम क्या है, बेसिक रूट कॉज क्या है? सबसे मेन रूट कॉज जो है ना, वो है हमारा लाइफस्टाइल के साथ जंक फूड, इनएप्रोप्रिएट टाइम पे खाना। जैसे बच्चे रात के वक्त बाहर से मंगा के खाना खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 11 बजे खा रहे हैं, सो रहे हैं तो 2 बजे रात को, 3 बजे सो रहे हैं। तो ये सारा साइकिल जो है ना, ये सारा साइकिल 12 बजे के बाद का बड़ा ख़तरनाक तरीके से होता है।
पहला साइकिल जो होता है वो होता है आपका 12 बजे के बाद हमारे कोर्टिजोल वाले जो हार्मोन्स हैं या बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं 12 बजे के बाद। हम सोने की प्रिपरेशन करते ही 2 बजे, तो हम कहाँ से हमारी चीज़ें सेटल होंगी। अब बच्चों के अंदर डायबिटीज़ क्यों होती है? मीठा तो ऑफकोर्स है, कुछ चीज़ें होती है। देखिए 2 डायबिटीज़ हैं, एक तो जुवेनाइल डायबिटीज़ है जो टाइप 1 है। वो एक इशू ये है कि वो तो चले मानी जाती है कि वो डायबिटीज़ तो बचपन से पैदाइशी ही बच्चे के अंदर डायबिटीज़ आई हुई है जिसमें इंसुलिन फैक्टर ही नहीं बन रहा, उसमें तो सारी ज़िंदगी आपको इंसुलिन लेना है। और जितनी जल्दी आपको पता चल जाए इतनी अच्छा है, क्योंकि जब बच्चा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ किसी हॉस्पिटल में स्पॉट करता है तो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो आईसीयू में पहुंच जाता है। तो हमेशा जब बच्चा बड़ा हो रहा हो, हर कुछ अरसे बाद साल में एक दफ़ा भी आप एक यूरिन डीआर करा लें, पेशाब का एक टेस्ट करा लें सिंगल। इसमें ज़रूर सारे चीज़ें देख के एक चीज़ देख लें, उस पर शुगर लेवल आ रही है नहीं आ रही। दूसरा एक ख़ास बात ये होती है उन बच्चों की, उनका वज़न जो है एकदम कम होना शुरू होता है। ओके। आपको ये देखना है, उनका वज़न कम होता जाता है, भूख बढ़ती है, वज़न कम होता है और झपकपाना शुरू करते हैं। अब वो सडनली हमें पता नहीं चल रहा होता, बट सडनली जो है वो, अब आपने कहा ओबेसिटी जो मोटापा आ रहा होता है वो डायबिटीज़ अलग है, ये डायबिटीज़ अलग है। इसमें वज़न कम होता है पहले, उसके बाद आपको फैक्टर मिलता है और अचानक अगर आपको पता चलता है कि यार ये तो डायबिटीज़ के साथ था। अब वज़न 2 कंडीशन में ज़्यादा होता है, एक तो हाइपर थायराइडिज्म में होता है जिसमें TSH लेवल जो है एकदम नीचे की तरफ आ जाता है, और एक जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है जो टाइप 1 है, उसमें भी वज़न पहले कम होता है, यूरिनेशन बढ़ती है और उसमें ग्लूकोज लेवल मिलता है। तो एकदम आपको पता चलेगा कि ये है और आप मैनेज कर सकते हैं उस वक्त। फिर वो कुछ टेस्ट हैं, बच्चा आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बच जाएगा। दूसरा जो ओबेसिटी वाला है, ऑफ कोर्स दैट इज़ अ डेंजरस डायबिटीज़। मैं तो कहता हूँ उससे डेंजरस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी ओबेसिटी के साथ सारी चीज़ें ख़राब कर देता है आपकी बॉडी की। आपने देखा होगा बहुत मोटे मोटे बच्चे हैं, फैट ग्लोब्यूल्स इनके ज़्यादा हैं, उनके लिवर में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, आगे जाके किडनीज़ में आगे जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि अगर डायबिटीज़ होगी ऑफ कोर्स किडनी विल गेट डैमेज। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो आपको पहले से ही एक चीज़ कंट्रोल ज़रूर करनी है। व्हेन यू विल कंट्रोल, पहले से ही खुद ब खुद आपकी चीज़ें वो लेवल पे रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं तो थोड़ी सी आपको कंट्रोल करनी पड़ती हैं, लेकिन स्टिल जंक फूड एंड स्लीप साइकिल शुड बी वेरी वेल डेकोरेटेड होना चाहिए कि यार ये चीज़ मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, मुझे आगे पीछे नहीं करना है। जब आगे पीछे नहीं करते तो खुद ब खुद चीज़ें जो हैं आपकी मैनेज रहती हैं। फिर वही वाली बात, शुरू वाली बात, हमने लोग वॉक एक्सरसाइज बचपन से ही देखें। हमारे यहाँ स्कूल्स का एक रिवाज है, वेस्टर्न को और थोड़ा सा यहाँ ले लें तो हमारे यहाँ फीसें तो सबसे ज़्यादा लेते हैं, बात तो वेस्टर्न में बेचारे फीस ही नहीं लेते हैं। और यहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग शायद पहले हमारी स्कूल्स में बड़ी बड़ी स्कूल्स थी तो शायद होती थी, अब तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकल ट्रेनिंग इतनी छोटी छोटी स्कूल में होंगी। बिल्कुल, स्कूल छोटे हो गए ना, छोटे हो गए हैं, कुछ है ही नहीं। अब उन्होंने सिखा दिया सिर्फ कंप्यूटर पे टाइम पास करना, तो ऑफ कोर्स वो दिमाग आपका सिर्फ उसी पे चल रहा होता है। देखिए आपके केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। जब तक आपका हेल्दी लाइफस्टाइल इज वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉक, जिम, ग्रीनरी, मतलब ये सारी चीज़ों से आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, आपका ब्रेन डेवलप्ड हो रहा होता है। अब हमारे तो ये सारे चक्कर ही ख़त्म कर दिए हमने। पार्क है नहीं, स्कूल्स में ग्राउंड्स है नहीं, स्कूल्स में प्लेइंग कोई चक्कर ही नहीं है। स्पोर्ट्स करते हैं तो स्पोर्ट्स का एक है, बस वो साल में एक दफ़ा स्पोर्ट्स होते हैं, बिल्कुल। पर और तो कोई सिस्टम है ही नहीं ना हमारे यहाँ। स्विमिंग के हर इलाके में एक स्विमिंग होनी चाहिए, स्विमिंग का होना चाहिए। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, लोग सोचते ही रहते हैं स्विमिंग होती है। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना डॉक्टर साहब, ये एक मसाइल। मैंने कहा ना ये एक पार्क का एक हिस्सा होना चाहिए। हाँ। लेकिन यही वाली बात है ना, कहाँ पार्क, कहाँ ये स्विमिंग पूल्स, कहाँ ये। तो क्या ये मेन बेसिक वजह है जो हमारे बच्चे इतने नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो कि कभी कभी तो हमें पता चल जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चलता कि इनके साथ प्रॉब्लम आखिरकार है क्या। कंपैरिजन, कंपटीशन, पैसा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है।
डिमांड्स, चीज़ें बढ़ गई हैं, आपको दिख ज़्यादा रही हैं तो डिमांड भी बढ़ती है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाती हैं, एड्स आ रही होती हैं, का दिल ललचा रहा होता है चीज़ें खरीदने का। बिल्कुल। जब लालच आ रही होती है तो इंटरनेट इज़ ए मॉर्फिन, आपको और चीज़ें लेने का दिल चाहता है, क्रेविंग होती है, आप शॉपहॉलिक हो जाते हो, खरीदने की चीज़ें होती हैं। पैसे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हो, फालतू भी खरीदते रहते हो, नहीं है तो आप अंदर कुटते रहते हो, डिप्रेशन में जाते हो, एंग्जाइटी में जाते हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं कि यार मैं करूँ क्या, मैं क्यों ऐसा, मेरे इर्द गिर्द लोग तो ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं ले रहा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक जगह, हर जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स में तो अब यूनिफॉर्म ख़त्म कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। कि रोज़ के कपड़े का झंझट ही ना हो, वरना उससे भी बच्चा कंपेयर करता है। कंपेयर सिर्फ बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं हर डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। एग्जैक्टली। एक ऑफिस जॉब है, आपको रोज़ कपड़े चाहिए। हॉस्पिटल है, जो स्टाफ है वो तो है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में उनका भी एक उनका भी एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, वरना उनको रोज शर्ट चाहिए, टाई चाहिए, पैंट चाहिए, जूते चाहिए। औरतें हैं तो उनको भी कपड़े, ड्रेस चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑफिस जा रही हैं तो बिल्कुल अपग्रेड होके जाना है। अब डिपेंड करता है, उसकी तनख्वाह सिर्फ 40-50 हज़ार है, घर भी चलाना है, कपड़े कहाँ से ले। और खवातीन का तो बड़ा मसला है कि एक दफ़ा जो ड्रेस पहन लिया उसको रिपीट करने में हमें, और साथ में हर चीज़ महंगी इतनी हो गई है, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आउट ऑफ द मार्जिन चली गई है, तो आप कहाँ से पहुँचेंगे। नहीं, आपने एक बड़ा अच्छा हल बताया कि अगर यूनिफॉर्म्स हो जाएंगे तो लोगों की जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बहुत सी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली। ये तो मतलब एक बहुत ही अच्छा हल जो है आज डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया कि अगर आपको ये अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चों के हवाले से भी, आप बच्चों के भी यूनिफॉर्म्स तो खैर किसी किसी स्कूल्स में ऐसा है कि नहीं भी होते, लेकिन ऑफिस वगैरह, बैंक्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, अगर सब जो है यूनिफॉर्म्स में होंगे तो ये चीज़ जो है वो आपकी जो एक कॉम्प्लेक्स जो इंसान को हो जाता है ना अपने आप में, वो नहीं रहेगा। फिर साथ में आप जो डिस्कशन कर रहे होते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, आज मैंने ये लिया, आज मैंने ये लिया, आज मैंने लिया, डिमांड्स जो है ना, वो डिमांड्स की क्रेविंग, रोज़ की क्रेविंग है। एक एग्जांपल लें कि 4 दोस्त बैठे हैं, 2 इसमें अमीर हैं, 2 मीडियम क्लास हैं, वो रोज़ जाके बाहर खाना खाते हैं, वो रोज़ खाना नहीं खा सकते। उनके तो दिमाग में आएगा ना कि यार मैं क्यों नहीं। एग्जैक्टली। एक आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं तो अब आइसक्रीम पार्लर का आजकल का स्कूप जो है 500 से 1500 का हो गया स्कूप। अब वो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा कि यार मेरी रीच वहाँ तक क्यों नहीं है, मेरे पेरेंट्स की वो रीच क्यों नहीं है, या मैं कितना कमा क्यों नहीं रहा कि मेरी रीच। तो वो फिर उस तरीके ढूंढता है उस कमाने के। जब वो कमाने के तरीके ढूंढता है तो ऑफकोर्स वो गलत ट्रैक पे चलता है। तो गलत ट्रैक पे चढ़ाने के लिए, नहीं चढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इक्वलिटी करने के लिए एक वेस्टर्न की तरह लाइफस्टाइल बनाने की बहुत ज़रूरत है। एवरीबडी शुड बी इक्वल। देखिए वहाँ पे भी पैसा है नहीं है, बट दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वहाँ तक हर आदमी को फैसिलिटेट करवाना है। अब आप ये कहेंगे गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क क्यों है भाई, हम तो कोई गरीब मुल्क नहीं है। नहीं। हम जैसा अमीर मुल्क कोई नहीं हो सकता जिसमें दुनिया की हर फैसिलिटी है। आपके पास काश्तकारी है, आपके पास एग्रीकल्चर है, आपके पास हुनर है, मगर हमारे पास सबसे कम चीज़ जो है ना वो है इलिटरेसी। पढ़ाई नहीं है, लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है। बस हमारे पास कला नहीं है। हम रट्टू तोते की तरह स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, बाहर महारत नहीं आ रही, सीख नहीं रहे हम सिर्फ रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं। और अभी तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का अभी जो लेवल ऑफ स्टडीज़ है, जैसे अभी ए लेवल्स का रिज़ल्ट आया, उसमें मेजॉरिटी 95% बच्चों का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया। मैं कहता हूँ कि उसकी वजह एक ही है कि ये एक पॉलिसी बनाई गई है कि पैसे लूटो, ठीक है ना। चाहे वो इंस्टीट्यूट लूट रहा हो, चाहे वो ब्रिटिश की तरफ से लूट रहे हो, यानी जो भी XYZ, मगर जो चीज़ अब इसमें बच्चा
एक तो जो अच्छे बच्चे हैं वो पीछे की तरफ आ जाते हैं, यार मेरे साथ क्या हुआ, ये पेरेंट्स के लोड आया, 46,000 रुपीज़ का एक पेपर है, तो आप सोचे पेरेंट्स पे लोड आया, आजकल के हालात में ये पेरेंट्स के ऊपर लोड आएगा तो कितना बड़ा ड्रॉबैक है। हमारा सोल्यूशन एक होना चाहिए, हमारा बोर्ड, हमारा शहर का अपना बोर्ड जो बेहतरीन बोर्ड है वही बोर्ड चलना चाहिए। उस ज़माने में मैंने मैट्रिक बोर्ड किया, आपने भी शायद मैट्रिक बोर्ड किया होगा, इंटर बोर्ड किया होगा, और बहुत अच्छा आज तक हम मतलब जितने लोग बाहर गए हैं वो भी यही बोर्ड से पढ़ के गए हैं। हमने जिस तरह का स्टाइल बनाया, मैं कहता हूँ कि अभी इस ज़माने में जो बच्चे हैं वो बहुत ड्रॉबैक में चले गए। 10% बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, बाकी पता नहीं कौन सी उल्टी सीधी फील्डों पे चले, क्योंकि वो ग्रेड्स ही नहीं आते, स्कूल उनको सपोर्ट ही नहीं करता। और जो अभी भी इंटर बोर्ड में है वो अभी भी मैट्रिकुलेशन से इंटर बोर्ड में जाते हैं, इंटर बोर्ड से यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की। अभी भी वक्त है, जो आपके बच्चे को आप एडमिशन कराते हैं तो प्रॉपर जो हमारे सिंध बोर्ड है उससे बेहतर कोई बोर्ड नहीं है। Exactly. ठीक है, उसके साथ आप भले ट्यूशन्स पढ़ा लें, जो भी पढ़ा लें, दैट विल बी नॉट सो एक्सपेंसिव, बट आपका बच्चे का फ्यूचर कैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। कैम्ब्रिज बोर्ड मैं कहता हूँ इट्स अ वर्स्ट बोर्ड, नो डाउट। इस पे कंपैरिजन और कंपटीशन बहुत आता है। देखिए आप स्कूल है, कॉलेजेस हैं, आप कौन सी स्कूल है, फिर वो ट्यूशन सेंटर्स हैं, मतलब आपकी वो जो मेंटल लेवल है ना स्कूल का, माँ का, अब्बा का, बच्चों का, सारा जो है, जो आपने कहा ना कि ये जो दिमागी मसाइल ये सिर्फ हुआ ही इसीलिए, आप इस पूरे डिकेड में देख लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आप जब स्कूल में जाते हैं, ऑफ कोर्स कैम्ब्रिज है तो उसकी फीसें ज़्यादा है, फीसें हैं तो हाई स्टैंडर्ड बच्चे आ रहे हैं। अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते, आपने बड़ी मुश्किल से दिलवा भी दिया, फिर आपको उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। आपने अच्छा बैग होना चाहिए, लंच बॉक्स होना चाहिए, पेंसिल अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट, मतलब सारी चीजें ही अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। लंच बॉक्स में खाना भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर महीने में एक दफा दोस्तों की दावत भी होनी चाहिए, मतलब बड़ी ये एक बहुत बड़ा अलग ही दुनिया है, अलग दुनिया है। दिस इज अ डिप्रेसिव दुनिया, दिस इज नॉट अ गुड दुनिया। मैं तो एक ज़माने में बड़ा अच्छा होता था, मेरे अब्बा मतलब हम लोग तीनों भाई बहन ने मैट्रिकुलेशन से पढ़ा है और वी आर डूइंग वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल के बच्चों को ये कैम्ब्रिज बोर्ड कराते हैं तो मुझे तो लगता है वो ज़्यादा अल्लड़ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। उनमें कोई प्रॉपर तरीके से ढंग नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनमें कोई नॉलेज नहीं है। मैंने कहा ना, महारत आती है टेक्निकल वर्क सीखने से। मैं तो कह रहा हूँ हर स्कूल में सब्जेक्ट ही बहुत, मतलब अगर 5 घंटे की स्कूल है तो 2 घंटे सिर्फ टेक्निकल वर्क सिखाया जाना चाहिए और कुछ नहीं कराना चाहिए, टेक्निकल वर्क सीखो। हर स्कूल में टेक्निकल वर्क 2 आवर्स टेक्निकल वर्क सीखना ही चाहिए, कला सीखो। बिल्कुल, और बच्चे की जिसमें एक्सपर्टीज है, उसका इंटरेस्ट जिसमें डेवलप होता है, आपको वहां से ही हीरोज जो है वो जन्म लेंगे, वहीं से ही हीरोज पैदा होंगे। आप देखें ना, चाइना में, मलेशिया में, बाहर की कंट्रीज में क्या हो रहा है, बाहर की कंट्रीज में यही तो हो रहा है कि वो टेक्निकल वर्क सिखा रहे हैं। बचपन से क्लास 3 से टेक्निकल वर्क सीखना शुरू कर देते हैं। मतलब आज आप देखें ना, कोई भी चीज़ पे उठाएं, मेड इन चाइना लिखा होता है, मेड इन मलेशिया, मेड इन कोरिया, मेड इन सिंगापुर। क्यों? उनके बच्चों को टेक्निकल वर्क सिखाया जाता है, हर चीज़ उनके पास होती है। वो बचपन से एक पिन से लेके पता नहीं एरोप्लेन तक बना लेते हैं, क्योंकि वो बचपन से स्किल्स पे। अब वही वाली बात, आपके लेवल से आपने उस ट्रैक में घुसा दिया उसको। किसी को पेन बनाने का शौक है तो किसी को एरोप्लेन बनाने का शौक है, किसी को फोन बनाने का शौक है तो किसी को घड़ियां बनाने का शौक है। क्यों हमारे बच्चे जो है वो मैट्रिक के बाद भी ये सोच रहे होते हैं कि हमने करना क्या है। आज भी आप बताओ मैं आपको, आज भी हमारे मुल्क में टेक्निकल वर्क इज ज़ीरो। आज आप किसी को भी दें, कोई गेट बनाने वाले को दें या कोई दरवाजे बनाने वाले को दें या कोई भी काम दे दें, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जितना 3rd क्लास वर्क होता है, कोई नहीं, कहीं दुनिया में नहीं होता वो, क्योंकि हमारे यहाँ सपोर्ट ही नहीं है टेक्निकल सपोर्ट की। वो एजुकेशन नहीं है, वो लेवल ऑफ पढ़ाई नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट की बात करेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें जो है बेहतर होती जाएंगी। बिल्कुल, तो ये अच्छा नहीं डॉक्टर साहब कि फिर अपने बच्चों को बचपन से ही अगर हम स्किल्स पर फोकस करवाते हैं, स्कूल्स को हमारा ये मशवरा था, वो माने या ना माने ये उनकी अपनी पर्सनल मर्जी है, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया कि आप जब स्किल्स पे बच्चों को फोकस करवाएंगे तो हमें फिर इतना टाइम जो है वो वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। हमें पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा इन फ्यूचर क्या बनेगा या इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और बहुत से जो नफ्सियाती मसाइल
मसाइल जिससे हमारे बच्चे आजकल गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनसे भी बच जाएंगे। जैसे अगर मैं गैजेट्स की बात करूं तो बच्चे आजकल जो हैं वो स्पीच डिले हो गया है, बच्चे पता नहीं कौन कौन सी जबानों में बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता कि बच्चे बोलना क्या चाह रहे हैं। और माँ बाप इस बात पे खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश सीख रहा है, एक्सेंट सीख रहा है। वो एक्सेंट सीखते सीखते वो किसी और ही ट्रैक पे चला जाता है। ये भी आपके पास ऐसे डेली बेसिस पे पेशेंट्स आते होंगे, ऑटिज्म है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है बच्चों के हवाले से, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। और ये जो है कि हम अपने बच्चों को खुद दावत देते हैं कि ये बेटा ये लो, हम उनको खाना खिला रहे हैं और खाना जो है वो बच्चा खा ही नहीं रहा, वो पता नहीं कितना खा लेता उसको नहीं पता होता, पेट भर भी चुका उसको नहीं पता। तो ये प्रॉब्लम्स है, इनका हल क्या है डॉक्टर साहब? उनका हल आपने पहले तो गैजेट्स ही कह दिया। कुछ लोग बच्चे आते हैं मेरे पास, पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा शुरू में तो 8-9 महीने 1 साल का था, मामा पापा बोलना सीख गया, इसके बाद अचानक जो है वो भूल गया। तो अब इंग्लिश की बात करी, इंग्लिश वाले सब्जेक्ट तो बहुत कम है, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे मेरे पास कम आ रहे हैं। जो चाँव वहाँ वाले जो है ना बच्चे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ओके। वो इसलिए कि वो ज़बान मिक्स हो जाती है उनको। वो कोई गेम्स में चाइनीज़ है, कोई कोरियन है, वो बस उसी को ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो एक तो जो भी पढ़ाई करवानी है, मैंने कहा ना पढ़ाई इज़ ए टेक्निकल वर्क। पढ़ाई इज़ नॉट दीज डेज, पढ़ाई इज़ नॉट जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामियत के अलावा, मैं कहता हूँ इस्लामियत के अलावा सारे सब्जेक्ट फजूल हैं। बिल्कुल। एक स्कूल का मैंने अभी रिजल्ट देखा, इसमें एक बड़ा अच्छा बच्चे ने लिया था 50 आउट ऑफ 50, और मैंने उसकी माँ को अप्रिशिएट भी किया। उसमें था कुरान विद ट्रांसलेशन 50 आउट ऑफ 50 था। दैट वाज वेरी गुड। मैं इस पर बड़ा खुश हुआ कि वो कौन सी स्कूल है। अच्छा, दूसरा बाकी सब्जेक्ट तो मैं कहता हूँ सब फालिग है। एक इंग्लिश पे ऑफकोर्स, उर्दू पे इंग्लिश पे फोकस होनी चाहिए, आपकी ज़बान है, क्योंकि उससे आपको इंटरनेशनल बिजनेस भी लेना चाहिए। आप जितना काम टेक्निकल सपोर्ट पे करेंगे, मैं कहता हूँ आज से अगर स्कूलों ने ये शुरू कर दिया, कोई स्कूल के प्रेसिडेंट देख रहा हो और ये चीज़ें सीख ले कि यार ये रूल बनाना है और ये तैयार कर लेना है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये करेंगे, क्योंकि स्कूल्स आर बिजनेस फोकस्ड इंस्टीट्यूट्स। कोई किसी को भी वो नहीं है कि हमारा मुल्क में कैसे तरक्की लानी है, ऐसा कोई नहीं है। बट हम मेट्रो न्यूज़ के तरफ से एक पैगाम पहुंचा सकते हैं कि जितना टेक्निकल सपोर्ट पे आप जा सकते हैं, मैं आपको कहता हूं आज से 10 साल बाद वो बच्चा एक बहुत बड़े आला मकाम पे खड़ा होगा। जितना आप ये ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और ये जो उल्टे सीधे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, मैं कहता हूँ वहाँ तक कहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ तक तो मैं कहता हूँ कि जितना चाइना पहुँचा इतना आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी, आपके लोग भी इतने ही ग्रोथ हैं जितना चाइना की ग्रोथ है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब बात कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जान। डॉक्टर साहब, हमने बच्चों के हवाले से तो बात की, अब मुझे ये बताइएगा बुखार क्यों होता है? और कुछ लोग ये कहते हैं कि बुखार का होना अच्छी अलामत है, ये अच्छी सेहत की निशानी है कि बुखार भी आपको 3 महीने में, 4 महीने में या साल में एक दफ़ा होना चाहिए, और जिनको नहीं होता उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो ये तमाम बातों में कुछ सदाकत है या नहीं? नहीं, ये सारी मिथ्स है। फीवर इज़ नॉट गुड, बट फीवर इज़ अ गिफ्ट। ओके। गिफ्ट फॉर व्हाट? गिफ्ट फॉर, अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है हमें ये बताने के लिए कि हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन है, इसकी वजह से फीवर आ रहा है। इन्फेक्शन नहीं होगा तो ऑफकोर्स फीवर नहीं होगा। और फीवर क्यों होना चाहिए? इन्फेक्शन होगा तो फीवर है। और इन्फेक्शन क्यों होता है? या तो कोई चीज़ लग गई है या फिर आपकी इम्यूनिटी कम है। तो ये जो मिथ्स वाली बातें हैं कि फीवर होना गुड है, हाँ गुड है, मगर गुड गिफ्ट है। मतलब पता चल जाना कि फीवर है तो पता चल गया कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है, वो आप कह सकते हैं। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अदरवाइज कुछ नहीं, फीवर इन्फेक्शन की वजह से होता है, और बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है, पैरासाइटिक है, फंगस है, कोई भी इन्फेक्शन आपको इन्फेक्शन करा सकता है। तो इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट हैं। तजुर्बे घर पे नहीं करने चाहिए, घर पे मैनेज नहीं करना चाहिए, हमेशा हॉस्पिटल में आना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि डॉक्टर को दिखाएं, क्वैक्स को ना दिखाएं। एग्जैक्टली। लोग, बहुत सारे लोग क्वैक्स को दिखा देते हैं।
और क्वैक्स आपका बेड़ा गर्क कर देता है। कई दफ़ा तो देखें, क्वैक्स का मतलब क्या होता है, ही इज़ अनट्रेंड इन दैट प्रोफेशन, उसको कहते हैं क्वैक्स। वो तजुर्बा कर रहे होते हैं हर पेशेंट पे, तो आप वो तजर्बे का शिकार बन जाते हैं कभी कभार। देखिए, पैरासीटामोल, ब्रूफेन या पोंस्टन हर आदमी ले सकता है, हर दुकान पे जाके ले सकता है, मगर वहाँ के जो तजुर्बे हैं या ख़ुद तजुर्बे करना, एंटीबायोटिक से तजुर्बे करना, आपको मैंने पहले ही बताया कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आप छोटे बच्चों से लेके बड़े तक आप बार बार एंटीबायोटिक जो ले रहे होते हैं, कुछ लोगों की बड़ी हैबिट होती है एंटीबायोटिक बार बार खाने की, या बच्चों को भी दे देने की। अभी तो थोड़ा सा बुखार हुआ, एंटीबायोटिक दे दो। मुझे आज तक समझ नहीं आई क्यों। अच्छा, कुछ माएँ तो आने के साथ बैठते कह देती है हमने तो ये दवाई दे दी है। मैं कहता तो फिर आने की ज़रूरत क्या थी? नहीं, उस दवाई ने काम नहीं किया। भाई दवाई काम क्यों करेगी? भाई आपने अगर लास्ट टाइम आप कहेगी कि लास्ट टाइम वाले पर्चे को देख के मैंने ये दवाई दी थी, लास्ट टाइम हो सकता है कि पेट का इन्फेक्शन हो, आपने चेस्ट में वो दवाई दे दी। वो कैसे काम? कई दफ़ा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, अब ये वायरल है, तो वायरल में तो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। अब कई दफ़ा नमूनिया हो गया, वो वायरस है, आपने एंटीबायोटिक थमा दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ, 4 दिन बाद चलते हुए डॉक्टर के पास आ रही हैं, डॉक्टर कह रहा है ये तो वायरस है, फिर आप वायरस दो, वायरस की ट्रीटमेंट दो। तो एंटीबायोटिक रेजिस्ट करते रहते हैं आप, आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट है। अब आप मेरे पास आई, मुझे लगा कि ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वायरल है, और आपने एंटीबायोटिक दे दी 3 दिन। अब एंटीबायोटिक देनी थी 7 दिन, अब मैंने स्टॉप करवा दी। तो अच्छा, दूसरा एक और तरीका ये होता है कि एक एंटीबायोटिक दी, 2 दिन बाद एक डॉक्टर के पास गए, सही नहीं हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक फिर चेंज कर दी, फिर 4 दिन बाद फिर दोबारा सही नहीं हुआ, फिर एंटीबायोटिक चेंज कर दी। तो यू नीड अ गुड कंसल्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसल्टेंट। गुड कंसल्टेंट करेगा क्या, वो उसका एक बहुत बड़ा मेजर फ़ायदा ये होगा, वो आपका टेस्ट करवाएगा। टेस्ट से आपको ये पता चलेगा, लोग टेस्ट से बड़ा भागते हैं, मैं कहता हूँ टेस्ट करवा के आप दवाई लो, वो ज़्यादा बेटर होता है निस्बतन कि आप डायरेक्टली दवाइयाँ ले रहे हो। तो एक तो ये कि दवाई डायरेक्ट इट्स मेरे आउट ऑफ द क्वेश्चन है, नहीं लेना चाहिए। बहरहाल वो दवाई चल रही होती है इस तरह। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है जिसकी वजह से आपका रेजिस्टेंट इतना बढ़ जाता है, और तो बुखार जो है फिर वो रिपीटेडली चढ़ रहा होता है। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, बुखार का भी मुझे बताइए। फीवर चेक करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल लोग करते हैं। एक नॉर्मल वाला होता है जिसमें मरकरी वाइट कलर की आपको दिख रही होती है, एक डिजिटल होता है। एक तो पहले टाइमिंग बताइए कि कुछ लोग जो है वो 4 मिनट लगाते हैं, कुछ लोग 2 मिनट लगाते हैं, कुछ लोग 1 मिनट लगाते हैं। थर्मामीटर बुखार चेक करने की एक्यूरेट टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? और कुछ लोग मुंह में लगाते हैं, कुछ लोग अंडर आर्म्स पे लगाते हैं, तो कौन सा तरीके का दुरुस्त है? और थर्मामीटर कौन सा सही होता है, वो डिजिटल वाला या वो वाला? अच्छा, पहला जो बेस्ट थर्मामीटर है वो आपका मर्क्यूरी वाला होता है। ठीक है, मगर मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर आजकल मिलता बड़ी मुश्किल से, लोग रखते भी कम है। दूसरा, वो टूटता है तो मर्क्यूरी बड़ी उड़ जाती है, तो बेहतर ये है कि बाय द डिजिटल। और एक तो वो टूटता बहुत जल्दी डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी टूटता है। दूसरा एक ख़ास बात ये होती है कि माउथ में रखना सबसे ज़्यादा फिजिबल है, फिर अंडर आर्म्स है, और अगर कहीं फीवर कभी नहीं मिल रहा होता, जैसे हमारी इमरजेंसीज में आईसीयू में नहीं मिल रहा होता, हम पर रेक्टल रखते हैं, पॉटी की जगह पे रखते हैं, वहाँ मालूम पड़ता है कि कितना फीवर है। ओके, वो मर्क्यूरी वाला ही काम करता है, उसका डिजिटल पर रेक्टल थर्मोमीटर अलग होता है। तो 3 जगहें हो गई जहाँ से आप थर्मोमीटर टेम्परेचर नोट करते हैं। बेस्ट तो माउथ है ऑफ कोर्स, तो डिजिटल भी आप माउथ पे रखें, लेकिन आप फ्रीक्वेंटली एक आदमी का दूसरे आदमी पे माउथ में नहीं जाना चाहिए, तो फिर जो डिजिटल पे आ गया कि आप अंडर आर्म्स पे रखें। अंडर आर्म्स पे रखने का ये होता है कि आपको 0.5 बढ़ाना होता है, अदरवाइज वो सिमिलर ही आ रहा होता है। वो ऑटोमेटिकली बीफ भी तकरीबन 1 मिनट टू 1.5 मिनट पे करता है। आप जब मुंह में रखते हैं तो 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट आप रखें, 1 मिनट में आपका एक्जैक्टली थर्मोमीटर पे आ जाएगा। 4 मिनट नहीं होता, 1 मिनट होता है। ठीक है। अंडर आर्म में रखते हैं तो ज़्यादा आप 1.5 मिनट रख सकते हैं। ओके, ये है। और आप 0.5 कुछ रेशो बढ़ाते हैं, वो भी कभी एक्यूरेट, डिजिटल है तो एक्यूरेटी दे रहा होता है, आज सच बढ़ाना नहीं होता। ये सारी चीज़ें। कुछ जो दूसरे थर्मोमीटर्स आते हैं, एक फोरहेड के आते हैं, एक लेज़र वाले आते हैं, एक स्ट्रिप्स आती हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। कभी कभी वो नहीं उठाते हैं थर्मोमीटर डिग्री ऑफ टेम्परेचर, और ख़राब भी बहुत जल्दी होते हैं, महंगे भी बहुत हैं और ख़राब भी जल्दी होते हैं। एयर वाला है, फोरहेड वाला है, गर्दन वाला है, बहुत सारे ऐसे थर्मोमीटर्स आ गए।
तो आई थिंक सो कि डिजिटल थर्मोमीटर घर में होने चाहिए और अंडर आर्म्स में रखें। अगर आप फ्रीक्वेंटली बहुत सारे घर में लोग हैं तो अंडर आर्म इज़ बेटर टू अदर देन आप माउथ में रखें। माउथ में आप अगर सिंगल यूज़ करें तो माउथ में रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। वो 1 मिनट में आपको एग्जैक्टली बता देगा कितना फीवर है आपको। ठीक है। और जो माएँ या जो पेरेंट्स अभी थोड़े टाइम पहले ही पेरेंट्स बने, उनके घर में क्या क्या चीज़ें बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थर्मामीटर इस्तेमाल ही नहीं करना आता और उनके पास होता भी नहीं है, और मतलब जो बच्चों की ज़रूरियात के सामान होता है वो भी उनको नहीं पता। डॉक्टर साहब, तो इस मामले में आप अगर गाइड कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, कुछ तो बेसिक मेडिसिन है, जैसे पैरासिटामॉल है, कुछ आँखों की ट्यूब्स हैं, कान के कतरे हैं, नाक के कतरे हैं, कट एंड बर्न्स के लिए ऑइंटमेंट्स हैं। ये एक फर्स्ट एड में छोटी मोटी चीज़ें पड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो रात को कभी आँख में इन्फेक्शन हो गया तो आप लगा सकते हैं, कान में दर्द हो गया अपने ड्रॉप्स डाल सकते हैं। ये ओकेजनली SOS पे है, हस्ब ज़रूरत। फिर साथ में आपके पास घर में छोटी छोटी चीज़ों में जैसे थर्मोमीटर है, कॉटन बॉल्स हैं, बुखार उतारने वाली पट्टियाँ होती हैं, कूलेक्स से पैच हैं, पैरासिटामॉल की सपोस्ट्रीज आती हैं, वो होनी चाहिए। आपके पास बाउल्स होने चाहिए जिस पे अगर आपको बुखार उतारना है तो ठंडे पानी की पट्टियों के लिए बाउल्स होने चाहिए, क्रॉस पीस होने चाहिए। प्लस साथ में फिर आपके पास न्यूबलाइजर मशीन ज़रूर होना चाहिए। आजकल तो बड़े एंडी से आया हुआ है, वो होना चाहिए आपके पास, क्योंकि कभी आपको डॉक्टर ने फ़ोन पे बता दिया कि आप न्यूबलाइज कर लें, आपके पास मशीन ही नहीं है, तो घर पे होना चाहिए। बड़े हैं तो ऑफकोर्स घर में डिजिटल शुगर का मशीन होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके घर में होनी चाहिए। ठीक है। कट एंड बर्न्स के लिए हमेशा ऑइंटमेंट्स होनी चाहिए, स्टेनिप्लास्ट होना चाहिए। फर्स्ट एड का बॉक्स जो होता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। और जब आप न्यूली पेरेंट्स बनते हैं तो आपके पास ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। कुछ लोग मैंने 1-2 दफ़ा सुना कहीं से बातों में, अब नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकती, जाहिर सी बात है, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि मतलब आपके घर में एक छोटा बच्चा है और आपको थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं आता, तो ये इसके लिए भी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होनी चाहिए क्या? ये कुछ सेमिनार्स करने चाहिए हमें? क्या करें? क्या कैसा, ये बात तो मैं नहीं कह सकता किसी को नहीं आता, क्योंकि वो भी बचपन से यूज़ करते हुए आ रहा होता है इंसान। मगर ये आजकल का स्टाइल है अपने आप को हाईलाइट करने का कि यार मुझे तो नहीं आता। दिस इज अ स्टाइल। अच्छा, ये स्टाइल भी चल गया जी, है? ये स्टाइल भी चल गया है। ओके। वी ऑलवेज गो टू द डॉक्टर, और ये मतलब दिस इज स्टाइल। ओह माय तो गॉड। अरे हर किस्म के लोग हैं। हाँ। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा हो, कोई भी, मैं कहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी हो जिसको थर्मोमीटर चलाना या थर्मोमीटर रखना नहीं आता हो, क्योंकि बचपन से हर आदमी डॉक्टर के पास जाता है और थर्मोमीटर रख के ही बड़ा हुआ होता है। हाँ। कोई भी आदमी, मैं आपको बताऊँ क्या कशा, दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो दूसरी जगह तो नहीं गया हो मगर डॉक्टर के पास नहीं गया हो, ऐसा मैं मान नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास नहीं गए और जो हस्बैंड वाइफ ये कहते हैं कि हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, 27 साल ये सब हो गए, झूठ 25 बोलते साल, हैं। ये सब झूठ है भाई। 2 बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, बचते हैं, जब भी तो घर में पता चलता है कि लोग रहते हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर के पास जाने का भी है। जो लोग दूसरी कहते फील्ड में आप कह सकती हैं चले मैं नहीं गया, हाँ, लेकिन इंसान कहे कि डॉक्टर के पास नहीं गया या मुझे XYZ जैसे आपने कहा थर्मामीटर इस्तेमाल नहीं तो करता, ये एक बड़ी अनयूजुअल सी बात है, मशकूक बात है। डॉक्टर साहब, पैगाम क्या देना चाहेंगे? सेगमेंट खत्म हो गया। हेल्दी लाइफस्टाइल का एक ही पैगाम होता है कि आपको पता है कि जो मैंने बताया, हमेशा खुश रहें, खुश रखें, बुरी बातें ना करें, किसी की बजाय ना। दूसरा, धूप लें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, माँ बाप की खिदमत करें, हर एक का साथ दें, हर एक का काम करें बिला जवस। हाँ। उसका कोई लेना देना नहीं मांगे तो आप खुद, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, बिना फायदे और नुकसान, और हमेशा खुश रहें। बिल्कुल। और टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। ओह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक दफा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, टॉक्सिक ये लोग। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो आपको किस तरह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन दे रहे होते हैं, और फिर आपको समझ में आता है कि यार मैं इनके साथ बैठता हूँ इसलिए मेरे साथ मसला है। तो जितनी जल्दी उनसे दूर हो जाएंगे आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात हो इंशाल्लाह। नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज़।